हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट कौन सा था? बायो का। और ये पार्ट है फिजिक्स का। तो एक चीज, बायो में हमने पिछली बार बात की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज कैसे बनती है और कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, उनको करेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब हमने किया था। और आज हम बात करेंगे अबाउट बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज़ों की, रिफ्लेक्शन की, और ये कैसे काम आते हैं हमारे डेली लाइफ में, हम कैसे देख पाते हैं इन सबकी। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रिज्म की। प्रिज्म में क्या होता है कि जब भी एक वाइट लाइट पड़ती है तो ये इतने सारे कलर्स में हो जाता है डिवाइड, यानी जो व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स यानी कि फैल जाती है। और इसमें होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसका एक ही निमोनिक है और वो है विबग्योर। विबग्योर यानी कि वी से वायलेट, देन आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो ये विबग्योर मे भी आपको याद हो कि बहुत पहले छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। और ये जो सारे कलर्स अलग अलग डिस्पर्स हो गए, इसका ये जो बना ना बैंड, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो बीम ऑफ लाइट जो होती है, जो भी इस तरह से डिस्पर्स हो जाए और एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करे, तो हम उसको सिमिलर मानते हैं सनलाइट से, एंड इज रेफर्स टू एज व्हाइट लाइट। जरूरी नहीं कि सनलाइट हो, व्हाइट लाइट हो सकती है, और व्हाइट लाइट हमेशा इसी तरह से ब्रेक होती है। सो सबसे पहले काम किसने किया? किसको पता चला कि हम ऐसे भी कर सकते हैं? फिर वो तो एक ही थे और वो थे आइजैक न्यूटन। सबसे पहले उन्होंने ही इस प्रिज्म को ब्रेक किया था और इस तरह से कलर्स दिया था, और उन्होंने ही बताया था कि वही ये इस तरह से स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने सोचा कि चलो अब इसको, ये जो कलर्स निकले, इनको और भी ज़्यादा ब्रेक करें और देखें क्या होता है। लेकिन कुछ होना जाना था नहीं, क्योंकि उन्हें प्रिज्म को इन्वर्टेड करके रखा दूसरे प्रिज्म को, और जब ये सारी बीम ऑफ लाइट्स उसमें से पास कराई गई, तो आगे स्क्रीन पे उनको मिली एक वाइट लाइट। सो इससे ये कंक्लूजन निकला कि भैया जो व्हाइट लाइट होती है उसमें ये इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है, और वो जरूरी नहीं कि सनलाइट हो। जो भी इस तरह का स्पेक्ट्रम बनाएगा उसे हम व्हाइट लाइट कहेंगे। सो अब हम बार बार डिस्पर्शन की बातें कर रहे हैं। डिस्पर्शन में क्या होता है? इट्स द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, यानी एक व्हाइट लाइट अपने कलर्स में डिस्पर्स हो रही है, फैल रही है। Different colors of light bend to different angles with respect to the incident ray. Incident ray वही जो सबसे पहले सरफेस पे पड़ेगी, तो उसका जो एंगल होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बनता जाता है और आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते जाते हैं, जैसे कि प्रिज्म में होता है। इसलिए मैंने आपसे बात की थी कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर रेड लाइट जो होगी वो लीस्ट स्पेंड होगी और वायलेट सबसे ज़्यादा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा प्यारा रेनबो। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो रेनबो बनता है बारिश के बाद, और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। देखें ये रेनबो बनता कैसे है। रेनबो बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट लाइट और चाहिए रेन ड्रॉप्स। जब वाइट लाइट पड़ती है रेन ड्रॉप्स पे, तब क्या होता है? सबसे पहले तो प्रिज्म का काम करती हैं रेन ड्रॉप्स, तो इसलिए रिफ्रैक्ट और डिस्पर्शन हो जाता है इंसिडेंट सनलाइट का। और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होता है इंटरनली, यानी रेन ड्रॉप के अंदर ही रिफ्लेक्शन होता है और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाती हैं, और तब आप ये रेनबो देख पाते हो। यानी कि जो रेनबो में जो ड्रॉप्स होती हैं वो एक प्रिज्म का काम करती हैं, जो उनको होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम जो कि बनता है स्काई में, जैसे कि जानते हैं बारिश के बाद। Caused by the dispersion again of sunlight by tiny droplets in the atmosphere, और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन बनेगा। भाई अगर साथ में सन रहेगा तो रेस कैसे पहुंचेगी? तो ऑपोजिट होगा तभी तो रेस पहुंचा पाएगा सन। फिर वाटर ड्रॉपलेट्स, वही जो मैंने बताया, प्रिज्म की तरह काम करती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो आप कहोगे अरे ये क्या शुरू कर दिया, लेकिन इसमें रिफ्रैक्शन और ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए ये ज़रूरी है एक रिकैप।
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इंसिडेंट रे पड़ती है, जैसे मिरर एक अच्छा एग्जांपल है, मिरर पे, और वही सेम एंगल से वापस चली जाती है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों बराबर होते हैं। एक रिफ्लेक्शन में मिरर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंसिडेंट रे तो है, बट ये डेविएट हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल से, और ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा अलग एंगल बनता है, और इसमें हम कहते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी रे, तब ये चीज़ होती है। जब हम ये करने वाले हैं तो इसमें आप देखेंगे रिफ्रैक्शन के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे इन योर डे टू डे लाइफ, जिन्हें हमें वैसे पता नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो एक और चीज़ होती है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब यहाँ पे जब रे ट्रेवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे हम वाटर से जा रही है एयर में, तो क्या होता है, एक बनता है क्रिटिकल एंगल, और एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यहाँ पे इनफैक्ट जो कि इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्ट होती है इन सच अ वे दैट पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर, और ये बनाती है क्रिटिकल एंगल। यानी यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन का एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो, और अगर इंसिडेंट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तब ये जो रिफ्लेक्शन है ये इस मीडियम के अंदर ही हो जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का कलर ऐसा क्यों दिखता है, और हमारे प्यारे प्यारे स्टार्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन कैसे दिखाते हैं, ये सब। यानी हम बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है कि जैसे स्टार एमिट करता है लाइट को, तो डायरेक्ट तो पहुंच नहीं पाता अर्थ पे, तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स से होती हुई लाइट हम तक पहुंचती है। यानी यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, और इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा बेंड करता है स्टार लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल, चेंज होता दिखता है, यानी कि हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इतनी सारी लेयर्स से पास होता हुआ आ रहा है और फ्लिकर करता हुआ दिखता है, यानी इसको हम ट्विंकल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? प्लैनेट्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ, और हम इनको मान के चलते हैं कि ये प्लैनेट जो होते हैं दे आर कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, और ये सब एमिट कर रहे हैं, और उनका जो सबका एमिशन है वो अगर मिलाएं हम टोटल, तो वो पूरा ज़ीरो हो जाता है, और जब वो ज़ीरो हो जाता है तो फिर कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट आते हैं हम सनराइज पे। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ये क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है कि जो भी अपरेंट पोजीशन है ऑफ सन की उससे थोड़ी अलग दिखाई देती है। यानी इसमें जो भी आप देखोगे, जैसे सनराइज है तो आप 2 मिनट पहले ही देख लोगे वो सनराइज, और सनसेट 2 मिनट पहले ही। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअल सनराइज का मतलब होता है एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। तो नॉर्मली वो जो क्रॉस कर रहा है उससे 2 मिनट पहले ही आप देख रहे हो उसको, सनराइज होते हुए भी और सनसेट होते हुए भी। ये सारे रिफ्रैक्शन को ही बताते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब नेक्स्ट रिंग ऑफ लाइट की स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो लाइट है वो अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में बिखर रही है, और स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराए तो वो अपना पाथ जो है वो डेविएट कर ले, यानी वो दूसरे पाथ की तरफ मुड़ जाए। दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी लाइट की बीम को पास करते हैं थ्रू ट्रू सॉल्यूशन, तो वो वहाँ से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो विजिबल हो सकती है अगर वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन से जाए, और जहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हो उनकी साइज बड़ी। अब ये क्या हो गया? कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन ऐसा
जो जैसे कहना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपको अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब रोशनी आती है एक छोटे से होल से कमरे के अंदर, तो हम देखते हैं कि वो एयर के जो पार्टिकल्स है ना वो उससे डांस कर रहे होते हैं। सो दैट इज देयर, वो दिख पाता है इसमें। और व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स फाइन पार्टिकल्स, तब जाके वो बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है। इस चीज को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The phenomena of scattering of a beam of light by colloidal particles when passed through a colloidal solution। ये important है क्योंकि particles अगर नहीं होंगे तो उसको scatter नहीं करेंगे, और अगर scattering नहीं हुई तो आप देख भी नहीं पाओगे। The color of the scattered light depends upon the size of scattering particles। जितने जैसे छोटे हैं तो फिर क्या होगा, अगर छोटे particles हैं तो वो blue light से scatter करेंगे, particles scatter नहीं blue light जैसे कि मैंने बताया, और larger size वाले होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे। अब अगर मान लीजिए साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत ज़्यादा है तो फिर जो आपकी स्कैटर्ड लाइट होगी वो आपको वाइट दिखाई देगी। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाई द स्काई इज ब्लू। इसका थोड़ा बहुत आप बता भी सकते हो, जैसे कि मैंने बात करी टिंडल इफेक्ट की। सन से डायरेक्ट पहुंच रही है लाइट्स हमारे अर्थ पे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स बीच में प्रेजेंट है वो स्कैटर कर रहे हैं किसको, ब्लू लाइट को, और इसीलिए हमें वो ब्लू दिखाई देता है। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं एटमॉस्फेयर में, और इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ब्लू जो वेवलेंथ है उसकी वो शॉर्ट है, इसलिए वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेंगे और लॉन्गर वेवलेंथ वाली को नहीं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम रेड कलर जो होता है वो दूर से ही दिखाई देता है, तो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो सब रेड में लिखे होते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो आप दूर से भी देख पाओगे। फॉग है या मतलब इस तरह का कुछ भी हो, धुंधला सा भी कुछ दिख रहा हो तो भी आपको रेड आसानी से दिख जाएगा बिकॉज ऑफ हायर वेवलेंथ। जैसे आप कुछ पैसेंजर्स होते हैं वो जब हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, और इसलिए उनको स्कैटरिंग नहीं हो पा रही तो फिर स्काई दिखेगा ब्लैक। जहाँ पे भी स्कैटरिंग नहीं है, जहाँ पे भी अगर मान लीजिए अर्थ में एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी तो ब्लैक दिखाई देता है स्काई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, और वो है हमारा color of the sun at sunrise and sunset। इसमें भी फिनोमेना है, और वो फिनोमेना क्या है, जब हम नून की बात करते हैं तब उस टाइम पे क्या होता है, the sun appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered। इसलिए हमें white दिखाई देता है। near the horizon, horizon क्या होता है, जहाँ पे अर्थ और स्काई मीट करते हैं। Blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles। तो इसलिए the light that reaches our eyes of longer wavelength। यानी जब सन होराइजन के पास आ जाएगा तब क्या होता है, blue scattered away and sun appears reddish। लेकिन जब बिल्कुल सिर पे होता है तो ब्लू लाइट इतनी स्कैटर नहीं होती, और इसलिए आपको वो व्हाइट दिखाई देता है। ये थी सारी चीज़ें, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।